नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है हमारे हंसवानी एजुकेशन फाउंडेशन के इस वीडियो में। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अर्थात एक चर राशि के रैखिक समीकरणों का अनुप्रयोग। विद्यार्थियों, रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में हर जगह होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक चर में रैखिक समीकरण का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। यह विषय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उन्हें न केवल गणितीय समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है, बल्कि वास्तविक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको समझने और उनको सुलझाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक चर राशि में रैखिक समीकरण का उपयोग सबसे पहले हमारे लिए वित्तीय योजनाएं और बजट बनाने में। अब ये वित्तीय योजनाएं और बजट होते क्या हैं, इनके बारे में जानने के लिए आप इस तरह से समझिए कि जब हम अपने मासिक खर्च और बचत की योजना बनाते हैं तो हम रैखिक समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है और वह अपने मासिक खर्च को X रुपए में मानते हुए बचत करना चाहता है। अगर वह हर महीने 10,000 रुपए बचाना चाहता है तो उसे रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और उसके संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख होता है, जिसका अधिकतर उपयोग होता है, आय संबंधी आय और व्यय का प्रबंधन करना। आय और व्यय, इनकम और खर्च, इनका प्रबंधन करने के लिए भी रैखिक समीकरण का उपयोग होता है। किसी व्यवसाय में आय और व्यय के प्रबंधन के लिए रैखिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए एक व्यवसाय में प्रति माह 10,000 रुपए आय होती है और उसका खर्च X रुपए होता है। अगर व्यवसाय मालिक चाहता है कि महीने के अंत में उसे 2,000 रुपए का मुनाफा हो, तो रैखिक समीकरण के अनुसार वह उसे निर्धारित कर सकता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रैखिक समीकरण में, उम्र संबंधित बातों को लेकर के। अब उम्र संबंधित बातें कैसे हैं कि रैखिक समीकरणों का उपयोग उम्र संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए राम की आयु X वर्ष है और श्याम की आयु राम से 5 वर्ष अधिक है। अगर दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है तो इसे हम रैखिक समीकरण के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। हम आगे जैसे इस श्रृंखला में जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। दूसरी चौथी सबसे बड़ी चीज होती है दूरी, समय और गति की समस्याएं। अक्सर प्रश्न इससे बनते हैं, दूरी, समय और गति। मान लीजिए एक व्यक्ति X गति से चल रहा है और उसने 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो हम इस चीज को रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और फिर उसमें उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है अज्ञात संख्या का पता लगाना। अक्सर गणित में अज्ञात संख्याओं का पता लगाने के लिए रैखिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए एक संख्या X है और उस संख्या को दुगुना करके उसमें 14 घटा दिया जाए तो 10 मिले,
तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इन सभी मुद्दों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करके और उन प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों के जवाब हम बड़ी आसानी से दे लेंगे। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि रैखिक समीकरण एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह न केवल गणितीय समस्याओं को हल करने में सहायक है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थी मित्रों, रैखिक समीकरणों की समझ छात्रों को या विद्यार्थियों को न केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें जीवन की समस्याओं को तर्कसंगत और संगठित तरीके से सुलझाने की क्षमता भी प्रदान करती है। इसलिए रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग को समझना, उनका अभ्यास करना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की आगे भी जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। आज के इस श्रृंखला को शुरू करते हैं और अनेक प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रश्नों से संबंधित मुद्दों को समझते हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सके, इसके बारे में भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, अंकों से संबंधित है। जैसा कि प्रश्न दिया गया है तो उसको समझिए। प्रश्न क्या है? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर। यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 3 गुने में से 5 घटा दिया जाए तो परिणाम 16 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसे हमें ज्ञात करना हो उसी को क्या करना है? मान लेना है। मान करके हम उसी के आधार पे जो जो शर्तें दी रहेंगी उसी के अनुसार हम प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा समीकरण बनेगा। और जब एक बार समीकरण बन गया तो उस समीकरण से हम उस अज्ञात संख्या को या उस अज्ञात प्रश्न के उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रश्न को हम एक बार व्यवस्थित ढंग से समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन के बारे में प्रयास करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 3 गुने से, मतलब कोई संख्या है उसका 3 गुना किया गया और उस 3 गुने में 5 घटा दिया जाता है तो 16 आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो समस्या यही है कि हमें वो संख्या मालूम नहीं है, तो जो संख्या नहीं मालूम है उसी संख्या को हम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं हल में, इसका हल रहेगा इसका माना वह संख्या यक्स है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अब शर्त को फिर से एक बार समझिए। यदि किसी संख्या के 3 गुने में, मतलब हमें संख्या नहीं मालूम था तो हमने संख्या कितना मान लिया? x। अब इसका 3 गुना करना होगा तो x में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x होगा। अब 3 गुने में 5 घटा दिया जाए। 5 घटाने का मतलब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? 5 को घटा दे रहे हैं। तो हमारे पास परिणाम कितना आ रहा है? 16, मतलब बराबर कितना आ गया? 16। यही प्रश्न है
इस संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो हमें मालूम नहीं था, तो हमने संख्या कितना मान लिया, x। अब बोला प्रश्न कि यदि किसी संख्या के 3 गुने में, तो हमने संख्या का 3 गुना किया तो कितना हो गया 3x। 5 घटाया जाए, अब इसमें हम 5 क्या किए, घटा दिए, तो परिणाम मतलब रिजल्ट जो उत्तर आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 16। तो इसके बराबर में कितना हो गया 16। अब ये 5 इस तरफ धना और ऋणात्मक है। अब यहां हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा कितना 3x बराबर 16 प्लस 5। अब 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो यहां हो जाएगा 3x बराबर 21। x बराबर आ जाएगा 21/3, क्योंकि 3 इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा डिवाइड। तो 3 एकम 3 और 3 सते 21। अब x बराबर कितना आ गया 7। x बराबर कितना आ गया 7। अब ये हमारा जो अज्ञात संख्या है वह क्या है 7, अतः वह संख्या क्या होगी 7। तो उत्तर हम इसका लिख देते हैं, अतः वह संख्या 7 है। ये आपका क्या हो गया आंसर। आइए अब इसके बारे में हम जांच करते हैं कि क्या ये सही है कि गलत। तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या के 3 गुने, तो संख्या कितनी हो गई 7। तो 7 गुणे कितना 3। अब इसमें से 5 घटा दीजिए तो हमें कितना मिलना चाहिए 16। तो देखिए 7 तिरिक 21 माइनस 5 करेंगे, 21 में से 5 घटेगा कितना आ रहा है 16। आया कि नहीं आया। इसी तरीके से इसी प्रकार के प्रश्नों को हम आगे भी देखते हैं। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट one of them exceed the other by 9 and their sum is 81। कहने का मतलब कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक दूसरी से 9 अधिक हो, यहां कामा होना चाहिए, एक दूसरी से 9 अधिक हो और उनका योग कितना है 81। हमें 2 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। मतलब एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, और बड़ी और छोटी संख्या में डिफरेंट कितने का है 9 का। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी संख्या नहीं मालूम है, तो हम उनमें से एक संख्या को मान लेते हैं। और मानते समय हमेशा एक ध्यान रखिए कि सब हमेशा छोटी संख्या को माना जाए। अब यहां हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे कि माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है। अभी एक संख्या मालूम हो गई तो दूसरी क्या है उससे 9 अधिक है। तो यहां हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 9। फिर बोल रहा है उनका योग 81 है, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों को जोड़ दें तो हमें कितना मिलना चाहिए 81। तो यहां हो जाएगा x, ये समीकरण बनेगा, प्लस दूसरी संख्या क्या है x प्लस 9 बराबर कितना 81। अब x और x दोनों सजाती पद हैं तो ये हो जाएंगे जुड़ करके 2x प्लस 81, और ये प्लस 9 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 माइनस 9। अब 81 में से 9 माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7, 72 बचा। अब x इज इक्वल 72/2,
तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, एक्स इज इक्वल कितना आ गया 36। अभी ये 36 आपको सिर्फ पहली संख्या मिली। कौन सी संख्या मिली है? पहली। पहली संख्या यक्स है, तब यहां हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर कितना है? x प्लस 9, मतलब 36 प्लस 9, ये आ जाएगा कितना? 45। इस तरीके से हमें ये दोनों संख्याएं मालूम हो गई। अब हमें ये चेक करना है क्या ये हमारे उत्तर सही है गलत। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का योगफल कितना बताया है? 81। तो 45 और 36 को ऐड करिए तो 81 आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि 5 11 4 3 7 1 8। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्विस इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब एक आयताकार की लंबाई उसके चौड़ाई की क्या है? दुगुनी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, मतलब उस मैदान का परिमाप या परिधि 228 मीटर है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। डायमेंशन मतलब हमें उस फील्ड की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या करनी होगी? ज्ञात करनी होगी। तो यहां तो प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना है। यदि मैदान का परिमाप 228 मीटर है तो मैदान के परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप और आयाम ज्ञात कीजिए। आयाम मतलब तो आयताकार के कितने आयाम होते हैं? दो। कौन कौन से? लंबाई और चौड़ाई। तो आपको कभी कभी आयाम भी दे सकता है या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए भी कह सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें तो परिमाप प्राप्त है लेकिन लंबाई और चौड़ाई नहीं मालूम है। तो विद्यार्थियों, आपको ये चीज पता है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। तो हमें यही लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात ही करना है। तो हमने आपको पहले ही प्रश्न में बताया कि जो चीजें हमें ज्ञात करनी हो उसी को क्या कर लेना है? मान लेना है। तो हम क्या करेंगे? माना आयत की लंबाई की चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में कौन छोटा और कौन बड़ा होता है? चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई बड़ी होती है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हमें सबसे पहले किसको मानना है? छोटी वाली को। तो छोटी कौन है? चौड़ाई। तब यहां लिख लेंगे माना आयताकार की चौड़ाई x मीटर है। अब लंबाई कैसे पता चले? तो यहां पहले ही बताया कि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है? दो गुनी। कहने का मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा? चौड़ाई का दुगुना होगा। चौड़ाई का दुगुना होगा। तो यहां हो जाएगा आपके पास आयताकार की लंबाई, आयताकार की लंबाई बराबर 2 × x बराबर आ जाएगा कितना? 2x मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमें किसी भी आयत की लंबाई मालूम हो जाए, चौड़ाई मालूम हो जाए, तो हम उसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तब यहां लिखेंगे आयताकार का
परिमाप ऑलरेडी कितना दिया है, 228 मीटर पहले से दिया है। और आयताकार का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी बराबर 228। अब 2 एकम 2 चूंकि गुणा है उस तरफ जाएगा भाग, तो हम ऐसे ही कटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब लंबाई आपने कितना निकाला है, 2x। चौड़ाई आपने कितना निकाला है, x बराबर कितना हो गया, 114। 2x और 1x कितने हो गए, 3x बराबर कितना, 114। x बराबर 114 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बचा 2, 3 अठे 24। मतलब x बराबर आ गया 24। और हमें ज्ञात क्या करना है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार के आयाम। आयाम में कौन कौन सी चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई। तो यहां लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर आपने कितना पहले माना था, x मीटर। अब x की वैल्यू आपने कितना निकाला, सॉरी 38 है। ये आदत मेरा कब जाएगा। सरल करने के बाद हमारे पास कितना आया, 38। तो x इज इक्वल कितना होगा, 38। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 38। तो यहां हो जाएगा 38। अब उसके बाद अगला हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई। अब यहां लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर कितना है, 2x। अब यहां हो जाएगा 2 गुणे x का मान 38। अब 2 अठे 16, 2 तिहाई 6 1 7, 76 मीटर। अतः उस आयताकार की लंबाई कितनी है, 76 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 38 मीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है उम्र से संबंधित। मोना के पिता की उम्र मोना से 3 गुना है। मोना के पिता की उम्र मोना से 3 गुना है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री से 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें न तो मोना की आयु पता है और न ही उसके पिता की आयु पता है। मोना और पिता में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मोना छोटी है और पिता बड़ा है। तो मोना की आयु, वर्तमान आयु को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। और उसके आयु के सहारे हम किसकी आयु निकाल लेंगे, मोना के पिता की आयु। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि मोना के पिता की उम्र मोना से 3 गुना है, तो हम उसके पिता की आयु निकाल लेंगे, बशर्ते केवल हमें मोना की आयु पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना मोना की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। अच्छा, x जरूरी नहीं है कि x ही माने, आप y भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर है। कोई भी चर संख्या ले सकते हैं। अब यहां हो जाएगा फल में माना, गलत, इसको सुधार देते हैं फिर से। माना मोना की वर्तमान आयु x वर्ष है।
अब उसके पिता की आयु मोना की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तब यहां लिखेंगे मोना के पिता की आयु बराबर x गुणे 3 बराबर 3x वर्ष हो गया। अब 12 वर्ष बाद, अब आप समझिए इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 12 वर्ष बाद, अभी ये उम्र जो निकला है ये आपका क्या है, वर्तमान उम्र है। 12 वर्ष बाद, तो जैसे प्रेजेंट में अभी मेरी उम्र 30 साल है, तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 30 में 12 जोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री से 2 गुनी हो जाएगी। तो उसको जानने से पहले हमें 12 वर्ष बाद उनकी आयु पता करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 12 वर्ष बाद यहां कर लेते हैं, 12 वर्ष बाद निकाल लेते हैं किसकी आयु, मोना की आयु। हो जाएगा x प्लस 12। फिर पिता की आयु 12 वर्ष बाद निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्तमान उम्र मालूम है। तो पिता की आयु बराबर कितना होगा, 3x में 12 जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 12। अब आगे क्या बोल रहा है शर्त, उसकी आयु मतलब किसकी, पिता की आयु पुत्री से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पिता की आयु और पुत्री की आयु में कितने का अंतर है, 2 गुने का। तो हम दोनों को पहले इक्वल में करते हैं। तो इक्वल में कैसे करेंगे, आप इसको समझिए। यहां हम लिख लेते हैं मोना, और यहां कौन लिख लेते हैं, पिता। तो दुगुना कौन होगा, पिता होगा कि मोना होगा, कौन होगा, किसकी आयु दो दुगुनी होगी, पिता की। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये तो इसका और दुगुना हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमें मोना की आयु में कितने से गुणा कर देंगे, 2 का। तो मोना की आयु और पिता की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। तो 12 वर्ष बाद मोना की आयु कितनी है, x प्लस 12 गुणे कितना, 2 बराबर पिता की आयु कितना होगा, 3x प्लस 12। अब 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर में होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 दूना 24 बराबर 3x प्लस 12। अब हमारे पास समीकरण बन गया। तो चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस ये प्लस 3x है, इस तरफ आएगा तो माइनस 30, और 3x बराबर 12 ऑलरेडी है, प्लस 24 है, उस तरफ जाएगा माइनस 24। अब माइनस 3x में से प्लस 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x बराबर माइनस 24 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 12। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया कितना, 12। तो अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब मेन आपने तो x की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अभी और कुछ बाकी है, तो उसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहां हम लिख लेते हैं मोना की वर्तमान आयु, मोना की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष था, तो x की वैल्यू आपने कितना निकाला, 12 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा कितना, 3x वर्ष। तो 3 गुणे x मतलब 3 गुणे 12, तो 12 तिहाई हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित और भी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे,
और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उदाहरण देख करके समझ करके हम आगे के प्रश्नों को सरल करते हुए अपनी इस यात्रा को और बेहतरीन बनाएंगे। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर न भूलें, इसे और लोगों तक पहुंचाएं। और यदि हमारे चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है, हमें और मेहनत करने की इच्छा होती है कि नहीं, लोग हमें अपना प्यार दे रहे हैं तो हम भी उनको अपनी तरफ से कुछ न कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।